खुद प्रधानमंत्री मोदी जी लिख के देते कि हमें ओबीसी समाज की जातीय जनगणना नहीं करवानी, क्योंकि आरएस बीजेपी की जो सरकार है, जो मनुवाद की जो सरकार है, वो ओबीसी समाज को दबा कुचला ही समझना चाहती है और उनके हक अधिकार जो हैं वो ब्राह्मणों को ही देना चाहती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और साहब काशीराम जी ने भी एक बात बोली थी, सत्ता में जो बैठा है वो अगर बलवान है तो विपक्ष भी बलवान होना चाहिए, तभी जाके कुछ होएगा। उनका एक मीटिंग होता है, गुप्त मीटिंग, उसमें वो लोग बोलते हैं कि ना हम 2000 साल पहले वाला भारत लेके आएंगे। इसका मतलब क्या? दलितों के गले में हांडी, पिछवाड़े पे झाड़ू, ये जब तक सिख लोग रहेंगे तब तक ऐसा देश नहीं आने देंगे। और मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि यहाँ पर आने का आपका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल देखने वाले सभी को वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह, सत श्री अकाल, जय मूल निवासी, जय जवाहर, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने जो अभी सवाल पूछा उसमें थोड़ा सा मिस्टेक आपने कर दिया। धर्मगुरु ये जो टचरू मचरू होते ना, टचरू मचरू जो अपने आप को ज्यादा धर्मगुरु मानते, तो इनको बोलो। हाँ। हम गुरु के सिख हैं, गुरु के बंदे हैं, गुरु के बच्चे हैं। आपने अगर कभी भी सवाल करो तो आप ये बोलना कि निहंग सिख जो आए हैं, हमारा बना जो है निहंगों का है, हम गुरु की लाडली फौज है। तो सबसे पहले हम जो बामसेब का ये राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है 40वां, और भारत मुक्ति मोर्चा का है 13वां राज्य अधिवेशन, तो इसमें हमने जो देखा है वो मेरे हिसाब से जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं ने जो देखा था, समानता और न्याय वाला जो हमारा कारवा था वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समानता का मतलब है हमारा यहाँ पे कोई भी एक बिरादरी नहीं है, ना ही कोई जात पूछता, क्योंकि यहाँ पे बामसेब का जो कारवा चल रहा है, जो सोच चल रही है, साहब काशीराम जी की जो सोच है उस पर काम कर रहा है बामसेब। राष्ट्रीय सिख मोर्चा का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ हरियाणा से, अंकुर सिंह मेरा नाम है। और रही बात जो बामसेब का आज कार्यक्रम चल रहा है, इसमें अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे SC ST OBC की बजाय उसके बाद में जो आता है राष्ट्रीय सिख मोर्चा भी है, बुद्धिस्ट भी है, मुस्लिम मोर्चा भी है, लिंगित भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, और भी जो भी है लोग जो भी अपने आप को शुद्ध मानते हैं, पिछड़ा मानते हैं, दबा कुचला मानते हैं, तो वो लोग सब के सब यहाँ पे आए हैं। क्योंकि ये बामसेब का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत जल्दी इस देश के अंदर ऐसी क्रांति लेके आएगा कि जहाँ पे किसी की पूछताछ नहीं होती थी, हक अधिकार के लिए बोलने पे मारा जाता था, आज उनमें जो एक उत्साह है और एक जो बात देखी गई है, बामसेब ने वो कर दिखाया है। जी मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से हर उत्सव में मोदी जी जाते हैं, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो, तो जैसे अभी मान के चलिए कि सिख धर्म के समुदाय में वो चले गए तो वहाँ पर वो पगड़ी पहन के दिखावा करेंगे, कहीं मुस्लिम समुदाय के इसमें चले जाएंगे तो टोपी पहन लेंगे, मतलब जितना भी दिखावा है ये वो करते हैं। तो क्या इससे देश की जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो कहीं ना कहीं उनके पाले में आ जाएगा? क्या लगता है आपको? नहीं मान सकते, क्योंकि आपने एक सॉन्ग सुना होगा, मैं छोटा था तब मैंने सुना था, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, मैया जी को पता ही नहीं है आप क्या बोल रहे क्या नहीं। 15-15 लाख के सूट पहनते हैं, लोगों को बहलाया फुसलाया के 15-15 लाख आएंगे। अन्ना हजारे ने जो केस किया था वो भी इन्हीं का सिस्टम था, इन्हीं लोगों ने देश को भुगलाया था। दूसरा, अब आप देखिए भाई और बहनों, मैं OBC समाज से हूँ, मैं OBC समाज का बेटा हूँ, ये बोल बोल के OBC समाज को लॉलीपॉप दिया। हाँ। उस लॉलीपॉप का आज लोगों ने देख लिया कि ना ये OBC समाज से नहीं, ये बनिया है गुजरात का। अच्छा। दूसरी बात आप सुनिए, OBC समाज का अगर होता तो OBC समाज के हक में बोलता। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी लिख के देते कि हमें OBC समाज की जातीय जनगणना नहीं करवानी, क्योंकि आरएस बीजेपी की जो सरकार है, जो मनुवाद की जो सरकार है, वो OBC समाज को दबा कुचला ही समझना चाहती है और उनके हक अधिकार जो हैं वो ब्राह्मणों को ही देना चाहती है। जी तो मोदी जी के तो कई तर्क ऐसे आते हैं कि मैं OBC समाज का बेटा हूँ, मैंने OBC के लिए बहुत सारे काम किए हैं, इस देश में तमाम तरीके की जो योजना है वो मोदी सरकार ला रही है। मोदी की गारंटी, आपने अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की भी गारंटी, ऐसा उनका एक बहुत बड़ा सेंटेंस है जो फेमस हुआ है। 550 रुपए का सिलेंडर बोल रहे हैं राजस्थान के अंदर। जी वही। क्या इसका मतलब राजस्थान के अंदर ही जो सत्ता हासिल करनी थी उसी के लिए था? हाँ। क्या और कोई दूसरा नहीं है? आप कितने बहुजन जो लोग हैं, कितने दलित लोग हैं, कितने पिछड़े लोग हैं, उनको 5 किलो का राशन लेने के लिए, पकाने के लिए 1100 प्लस का सिलेंडर भरवाना पड़ता है। ये कहाँ की न्याय है? अच्छा, कहाँ का अच्छाई है? कितने लोगों की गरीबी खत्म कर दी इस सरकार में आने 9 साल से।
दिल्ली के अंदर G20 हुआ, गरीबों को नहीं हटा, गरीबी को हटा दिया, वहां पे बड़े बड़े पर्दे लगा दिए। हाँ। ठीक है, अभी आप देखिए SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं इन 9 सालों के अंदर, किसी का कुछ नहीं है। पुलवामा हमला हुआ था, उसका आज तक कोई न्याय नहीं मिला। फिर उसके बाद में जो एक हमारी बहन थी, मुस्लिम समुदाय थे, उसका बेगम पता नहीं क्या, बिल्किस बानो, उसके साथ में बलात्कार करते हैं ब्राह्मण, और ये लोग निकलवाते हैं उसको बाहर जेल से, बोलते हैं कि नहीं ये सभ्य थे, चरित्रहीन नहीं थे, इनका चरित्र अच्छा था। जिस लोगों ने बलात्कार ही कर दिया उनका चरित्र कैसे हो गया अच्छा? जी। तो इस देश में तमाम तरीके की चीजें हो रही है और इस देश में सियासी माहौल कहीं ना कहीं धर्म से कनेक्ट करके ये लोग कहीं ना कहीं राजनीति को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू जो है मुस्लिम से कहीं ना कहीं झगड़ा हो जाए, उसका वाद विवाद हो जाए, और धार्मिक वातावरण बना के, मतलब पॉलिटिकल एंगल को कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर ये लोग एकत्रित करके जो पॉलिटिक्स करते हैं। तो क्या वर्तमान में अभी स्थिति आ चुकी है कि लोग जागृत हो रहे हैं कि इसकी जो सरकार की जो मंशा है, चाहे वो धर्म को लेकर के हो, चाहे वो अन्य इसको लेकर के हो, तो वो अभी मोदी जी के हिसाब से, वो उनके हिसाब से नहीं पड़ेगी? मतलब आप समझ रहे हैं कि धर्म के हिसाब से जो पॉलिटिक्स हो रही है। का जवाब देता हूँ, मुस्लिम समुदाय इतना समझदार हो गया कि ना वो कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाता, क्योंकि जिस हिसाब से ये उन लोगों की भावना को हाथ पहुंचाते हैं ना, पहले कर देते थे ऐसा थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें भी RS का हाथ होता था सबसे ज्यादा। तो जी। अभी आपने देखा होगा NCCA NRC जो लेके आए थे, उसमें भी उन्होंने सही अच्छे से काम किया, क्योंकि मुस्लिम समुदाय जो है बामसेब की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, अभी ये जो सिविल कोड लेके आए थे, हाँ। इसमें सबसे बड़ा टारगेट जो था वो मुस्लिम समुदाय था। मुस्लिम समुदाय ने एकता का प्रतीक दिया, कोई ऐसा एक भी ना तो कोई बाइट दी, ना कोई पोस्ट डाली जिससे कि माहौल बिगड़े। मुसलमानों को दुश्मन बताने वाले RS BJP के जो लोग हैं, उनको एक बात समझनी चाहिए, इंडिया का जब गुलाम था अंग्रेजों से, तब 92,000 प्लस लोगों ने शहादत दी थी इंडिया गेट पे। आप जाके देखिए, उनमें से 47,000 प्लस मुसलमानों के नाम है देश को आजाद करवाने में। जब इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ, ठीक है, इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ, तो कहाँ से गया वो? भारत से गया। भारत से गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोला है इंडिया ऑफ द भारत, इंडिया ऑफ द हिंदुस्तान नहीं बोला ना, इंडिया ऑफ द हिंदुत्व बोला। ये RS BJP की जो सरकार है, इन्होंने बगला और पूछला रखा है। अभी आप एक बात देखिए, इन लोगों के बाइट आती हैं जो BJP के नेता होते हैं, इंडिया के अंदर 40 प्लस ऐसे बुजड़ खाने हैं जिनमें गाय कटती है और ये लोग खाते हैं। विधायक ने भी माना, MLA ने भी माना कि हम लोग गौ का मांस खाते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई भी मुस्लिम समुदाय का बंदा अगर ये बोल देता तो उसके ऊपर 2 मिनट में कार्रवाई कर देते। सिख समाज का अगर कोई भी बंदा बोल देता तो उस पर 2 मिनट में कार्रवाई हो जाती। ठीक है, फिर आप ये देखिए, मनुस्मृति दहन था कल 25 तारीख को। सबको मनुस्मृति दहन याद नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया था? क्योंकि उसके अंदर हमारी जो माँ बहन बेटियां हैं उनके प्रति इतनी घृणा, जिसने मनुष्य राजा था उसने इतनी गंदी गंदी सोच बात लिख रखी है, अगर पूरा परिवार बैठ जाए तो उसको बोल नहीं सकता। ठीक है, ये लोग उस मनुस्मृति वाला कार्यक्रम ला के आना चाहते हैं। 2014 में BJP की सरकार आने से पहले नरेंद्र मोदी भाई का और RS के जो बाप हैं मोहन भागवत, उनका एक मीटिंग होता है, गुप्त मीटिंग। उसमें वो लोग बोलते हैं कि ना हम 2000 साल पहले वाला भारत लेके आएंगे। इसका मतलब क्या? दलितों के गले में हांडी, पिछवाड़े पे झाड़ू। ये जब तक सिख लोग रहेंगे तब तक ऐसा देश नहीं आने देंगे। जी। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि अभी वर्तमान में 141 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया, बाहर बिठा दिया गया, और जो जिन लोगों ने वहां पर संसद में हमला किया वो कहीं ना कहीं BJP जो सांसद है BJP का, है ना, प्रताप सिम्हा नाम है उसका, उस सांसद के माध्यम से उसने पास मुहैया कराई, उसके बाद में वो संसद में घुसे। तो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग होती है कि दो व्यक्ति संसद में घुसते हैं, उसके ऊपर सवाल उठाने वाले लोगों को संसद से बाहर किया जाता है और जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए वह व्यक्ति BJP का सांसद निकलता है। तो अगर इस BJP के सांसद की जगह कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति रहता, कोई सिख समुदाय का व्यक्ति रहता या अन्य किसी धर्म का व्यक्ति रहता, तो माहौल क्या होता इस देश का? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो संसद के ऊपर, संसद के अंदर जो हमला ही लगा लो एक किस्म का, करवाने वाले भी यही।
बीजेपी का सांसद निकला, इस पे कोई कार्रवाई नहीं। उसको बहलाने के लिए नरेंद्र मोदी भाई की बोल रहे कि मिमिक्री करी। आप कोई भी वीडियो ये दिखाओ कि मोदी भाई की, नरेंद्र मोदी भाई की मिमिक्री करने वाला कौन था? क्या संसद में हुई? किसी के ऑफिस में हुई? कहाँ पे किया? बाहर। क्यों देश को फैला रहे हो? अभी इतने सांसदों को रिलीज करना कहाँ का न्याय है? अगर आपने रिलीज ही करना तो अपने उस बंदे को करो ना जिसने उनको पास दिए। जो लड़की है हिसार की, हाँ। उसका घर बार एक बार देखना आप जाके, वो SC OBC में से है, ठीक है ना, दलित से है। उन बच्चों को माइंड ब्रोस इतना कर दिया, उनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आपने? अभी आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई भी मुस्लिम समुदाय का अगर एक लड़का भी होता तो पता नहीं आदम खां, फलाना खान, फलाना ये, उसका ये हो गया, मुस्लिमों ने हमारे देश में ऐसी कार्रवाई कर दी, तो ऐसी बातें बना के वो करते हैं। मीडिया जो है ये बिकाऊ मीडिया, इसको गोदी मीडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने बिक के ये उनकी गोदी में जाके बैठ गए हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और साहब काशीराम जी ने भी एक बात बोली थी, सत्ता में जो बैठा है वो अगर बलवान है तो विपक्ष भी बलवान होना चाहिए, तभी जाके कुछ होएगा। अब विपक्ष जो है वो ईवीएम के खिलाफ नहीं बोल रहा। ईवीएम के खिलाफ 3-4 दिन पहले इंडिया गठबंधन जो हुआ है उन्होंने एक साइन किया, उसके अगले ही उसी दिन, उससे अगले ही दिन 800 ईवीएम जलकर राख। जिस रूम में वो ईवीएम रखी थी वहां पे शॉर्ट सर्किट होने का कोई मतलब ही नहीं, तो कैसे आग लगी? तो ये बातें सब लोगों को देखनी चाहिए कि आपका जो वोट बैंक है वो आपका वोट बैंक अगर आप समझदारी से नहीं करोगे, जब तक ईवीएम के खिलाफ नहीं लड़ोगे, तो आने वाली जो आपकी नस्लें हैं वो नपुंसक पैदा होगी और ना मर्द की तरह ही उन्हें जीवना पड़ेगा। जी सर देखिए, वर्तमान में जो है, जैसे भाई साहब ने कहा कि अगर कोई और व्यक्ति होता तो उसको अभी तक ये आतंकवादी घोषित कर दिए देते और उसको कहीं ना कहीं जेल के सलाखों के पीछे डालते। लेकिन आज वर्तमान में स्थिति जो है कुछ अलग है। आज सरकारें भी उनकी है, सारी संस्थाएं उनकी है, मीडिया उनका है, सब कुछ उनका है। तो ऐसे माहौल में देश में बचे कुचे लोकतंत्र में जो लोग जी रहे हैं, क्या आने वाले 2024 के समय में क्या लोकतंत्र बचेगा या जिंदा रहेगा, या फिर इसके बाद में कोई इलेक्शन नहीं होने वाले? अगर 2024 में जो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा जो चला रहा है अपना, वो ईवीएम के विरोध लड़ाई लड़ रहा है, इसके अलावा कोई तो लड़ नहीं रहा है। उसके कहने अनुसार अगर वोटर काम करेगा तो अपने आप बीजेपी हट जाएगी। अगर ये नहीं हटा रहे हैं तो हम लोगों को ईवीएम तोड़ना भी पड़ेगा। पोलिंगों पर जाके हमें ईवीएम तोड़ना पड़ेगा, पटकना पड़ेगा, टूट जाएगी, उसके बाद चुनाव रद्द हो जाएगा। और अगर किसी भी तरह वो बनता है तो इसके बाद चुनाव नहीं करेगा तो नहीं करेगा, उसका चलेगा। उसने नया संविधान बना लिया है, ठीक है ना, तो वो अपना रखेगा। नहीं, तो सवाल ये है कि आने वाले समय में अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता तो आप आंदोलन करेंगे, ठीक है, लेकिन मान के चले कि बीजेपी आ गई तो देश का क्या माहौल हो सकता है? बीजेपी आएगी वो तो जैसा अभी कर रही है वैसा करेगी, मतलब देश को गुलाम बनाएगी। देश को गुलाम बनाएगी, अपना संविधान मनुस्मृति रखेगी, उसमें वही लिखा होगा कि अहिरगढ़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाम पंच पनाम, ठीक है ना। अहिरगढ़ रिया लोधी काची जो भी मिल जाएंगे, इनको 5 जूते बिना ऊधम करें सुबह मारो। अच्छा। ये दिया जाएगा संविधान में। अभी संविधान मतलब सम्माने बराबर है, ठीक है ना, सम्माने बराबर, फिर होगा विधान मनुस्मृति वाला। ये भारतीय संविधान BR अम्बेडकर साहब वाला नहीं होगा। तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पर इस मतलब वर्तमान की स्थिति को देखते हुए वहाँ पर लोगों की क्या स्थिति है? क्या वो वहाँ पर लोग एक तरफा कहीं ना कहीं कोई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, कोई NDA को सपोर्ट कर रहा है, या फिर कोई तीसरे मोर्चे को भी लेकर के बात कर रहा है? आखिरी तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, ठीक है, उसकी भी बात हो रही है, उसकी भी बात हो रही है और उन दोनों की भी बात हो रही है जी। अच्छा, हाँ जी। मतलब अभी 2024 के चुनाव को लेकर के सभी लोग सजग है, जागरूक है, और आने वाले समय में वो नहीं चाहते कि बीजेपी सत्ता में आए। इस तरीके का जो माहौल है पूरे देश में बना हुआ है, और लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो निकल के आ रही है कि भाई अभी बहुत हो गया। 2014 से लेकर के 19 तक के और 19 से लेकर के 23 तक के हमने अभी तक के लोगों को 2024 में
बहुजनों की सरकार बनेगी। 31 जनवरी 2024 को जो ईवीएम का जो सरदार है चुनाव आयोग, उस पे बाम सेब के हर एक कार्यकर्ता नहीं, हर एक बहुजन लोग करीबन 5 से 10 लाख लोगों का जमावड़ा लेके चुनाव आयोग पे हम लोग पैराव डालेंगे जी। लोकतंत्र को अगर बचाना है तो ईवीएम मशीन को कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करना जरूरी है, और कहीं ना कहीं ईवीएम के वजह से अगर चुनाव होता है तो सत्ता चाहे कांग्रेस को मिले चाहे बीजेपी को मिले, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे है, ऐसा यहाँ पे जो जितने भी लोग उपस्थित हैं इनका मानना है। और आने वाले समय में ईवीएम के मुद्दे को लेकर खासकर बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन ये लोग खड़ा करेंगे। चुनाव आयोग को ये लोग घेरने की बात कर रहे हैं, और तमाम जो है वामन मिश्राम सर के माध्यम से पूरे देश के बहुजनों को एकत्रित करने का काम ये लोग करेंगे और चुनाव आयोग को घेरेंगे। साथ ही इस तमाम मुद्दे को और घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे आवाज इंडिया के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।